Hello students, welcome back to our online portal of quality coaching classes. Today in this video we will study further about the chapter first. In this video we will discuss about the agriculture sector at the eve of independence, यानी कि जब हम लोग आज़ाद हुए तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा हुआ अंग्रेजों के शासन करने के बाद। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर सिस्टम को आप एक और टर्म से समझ सकते हो, वो होता है जमींदारी सिस्टम। इसको आप लोग एसएसटी में पहले भी पढ़े होंगे, जमींदारी सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या होता है बच्चों, पहले इसका एक हम लोग जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम ओनरशिप राइट ऑफ द लैंड वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फार्मर्स टू जमींदार। इस सिस्टम में क्या हुआ कि जो लैंड का ओनर जो कि फार्मर हुआ करता था, उसका जो है नॉमिनल हेड जो है जमींदार को बना दिया गया। उसकी ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, किससे, फार्मर से जो है जमींदार को उस लैंड का नॉमिनल हेड बना दिया गया। जमींदार वॉज द नॉमिनल हेड ऑफ द लैंड हु कलेक्ट्स रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स। तो ये जो जमींदार है वो क्या हो गया, नॉमिनल हेड हो गया उस पर्टिकुलर लैंड का, और वो क्या करता था कि उन किसानों से उसमें खेती करवाता था और उनसे लगान वसूलता था। कलेक्ट्स रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स, लगान जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू होती है बच्चों, फिक्स्ड वैल्यू या टैक्स के रूप में समझ लो, जो कि जमींदार जो है कलेक्ट करता था। जमींदार कलेक्ट करता था और किसको भेजता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था, है ना। तो ये कैसे हुआ कि सबसे पहले क्या किया गया, एक्सप्लॉयटेशन हुआ किसानों का, कि उनको जो है उनका जो हक था, है ना, उसके जो हेड थे फार्मर्स थे, उसकी जो जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ कि उसका नॉमिनल हेड जो है फार्मर्स को हटाकर किसको बना दिया गया, जमींदार को बना दिया गया। और उसका क्या काम होता था कि वो फार्मर्स से जो है उस लैंड में प्रोडक्शन करवाए, है ना, खेती करवाए, और उससे जो वो लोग उससे फार्मर से टैक्स वसूलते थे इन द फॉर्म ऑफ लगान उसको बोलते हैं। लगान आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी, उसमें लगान का कॉन्सेप्ट दिखाया है कि इनकम मतलब फार्मर की इनकम हो चाहे ना हो, फिर भी उसको वो पर्टिकुलर टैक्स देना होगा। आज तो ऐसा नहीं है कि आज की गवर्नमेंट क्या करती है कि जिसकी जितनी इनकम उसका उतना टैक्स, है ना, कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है। इनकम टैक्स की बात करते हैं हम। लेकिन उस समय क्या होता था कि ये जो लगान वसूलते थे जमींदार लोग ना, वो लोग क्या करते थे कि लगान वसूलना है तो उसकी वैल्यू को वो लोग फिक्स कर देते थे। मान लो वो लोग वैल्यू फिक्स कर दिए हैं 5000, तो 5000 जब फिक्स कर दिए और इनकम कितना हुआ फार्मर का, मान लो 3000, लेकिन फार्मर को 5000 जो है लगान जो है देना ही देना होता था। तो आपके बुक में एक टर्म है यहाँ पे, रिगार्डलेस टू द लेवल ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स। ये एक लाइन बच्चों आप लोग अपने आंसर में जरूर लिखना जमींदारी सिस्टम में, कि रिगार्डलेस टू द लेवल ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स, कि फार्मर्स की उतनी इनकम हो चाहे ना हो, अगर लगान फिक्स है 5000 देना है तो 5000 उसको देना है। इसी के कारण क्या होता था कि एक फार्मर जो है किस में फंस जाता था, डेब्ट ट्रैप में फंस जाता था, है ना, डेब्ट ट्रैप। इसमें क्या होता है कि वो उसका लगान बढ़ता गया, रेवेन्यू बढ़ता गया, वो चुकाता गया, वो लोन लेगा उसके लिए और चुकाते जाएगा। उससे क्या होगा कि उसके ऊपर जो है ब्याज जो है बढ़ता जाएगा और एक जाल बन जाएगा, वो उसमें किसान फंस जाता है। आप लोग सुनते हो कि किसान ने सुसाइड कर लिया, ये सब क्यों होता है, क्योंकि पहले हमारे जो यहाँ पे क्या होता था कि बैंक सिस्टम नहीं था, कि इंस्टीट्यूशनल सिस्टम नहीं था, कि जिससे वो जो है कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन ले सके, है ना। लेकिन पहले ये सब तो होता ही नहीं था। जमींदार से लोग लोन लेते थे, रिलेटिव से लोन लेते थे, उसमें वो लोग ब्याज कितना लगा देते थे, पूरे साल भर का 48% लगा देते थे। लेकिन गवर्नमेंट कितना लेती है आज, 6% लेती है ना। तो इसलिए जो है पहले जो है इंस्टीट्यूशनल सिस्टम नहीं था, बैंकिंग सिस्टम नहीं था कि फार्मर्स जो है वहाँ से लोन ले सके, और हमारा फार्मर जो है उतना जो है
क्या होता था, अवेयर नहीं हो पाता था कि क्या क्या हमारे लिए बना हुआ है। जैसे अब जमींदार जब नॉमिनल हेड बन गया है तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उस लैंड में कितना उपजाऊ, मतलब फर्टिलिटी उसकी बढ़ाई जाए। वो कैसे होगा, फर्टिलाइजर्स होगा। जमींदार उस चीज़ के लिए अवेयर था, लेकिन फिर भी फार्मर्स की वो हेल्प नहीं करता था, क्योंकि वो किसके लिए काम करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था। उसके लिए उसको फिक्स्ड वैल्यू भी मिलता था कि वो जो लगान वसूल कर रहा है फार्मर से, उसका कुछ पार्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था और कुछ पार्ट और कुछ शेयर अपने पास रखता था। तो यही हमारा लैंड टेन्योर सिस्टम, दैट इज जमींदारी सिस्टम ऑल्सो। ये जो सिस्टम है कहीं ना कहीं इसमें जो है फार्मर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ और वो जो है एक डेब्ट ट्रैप में फंसते चला गया। सो दिस इज लैंड टेन्योर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे कॉमर्शियलाइज किया गया। सर फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स का मतलब क्या है कि वैसी क्रॉप्स का हम लोग प्रोडक्शन करेंगे जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सके। पहले आप क्या पढ़े थे प्री कॉलोनियल पीरियड में, कि वो लोग जितनी भी क्रॉप्स ग्रो करते थे वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे। जैसे दाल हो गया, आपका चावल हो गया, है ना, ये सब आप लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं। लेकिन ये और सरप्लस जो होता था वो बेच देते थे। यहाँ पे क्या करना है कि कैश क्रॉप ही ग्रो करना है, वैसी क्रॉप्स को ग्रो करना है जो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ना यूज की जा सके। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड इंडिगो, और एक जूट भी है। तो कॉटन का बच्चों हम लोग खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। कॉटन एक रॉ मटेरियल के रूप में जो है इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, किसको, ब्रिटिशर्स को, क्योंकि अभी भी मतलब इंडिया आज़ाद तो हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्साइज गवर्नमेंट जो थी, जो मतलब काम कर रही थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। तो कॉटन का जो प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को चाहिए रॉ मटेरियल। इंडिगो का प्रोडक्शन करेंगे। इंडिगो आप लोग 9th और 10th चैप्टर में, 9th और 10th क्लास में पढ़े हो कि नील बोलते हैं इसको, है ना, नील। तो बच्चों एक बात जान जाओ कि इंडिगो की खेती जिस लैंड में होगी वो लैंड फिर दूसरी मतलब फसलों के लिए अच्छी नहीं होगी, वहाँ पे दूसरी फसलें जो है प्रोडक्शन नहीं की जा सकती। इसीलिए फार्मर्स जो है मजबूरन नील की खेती करते थे। वो चाहते नहीं थे क्योंकि उनकी लैंड खराब हो जाती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था इंडिया को, और उसी रॉ मटेरियल को वो लोग कच्चे माल को कन्वर्ट करते थे किस में, फिनिश्ड प्रोडक्ट में, और आके इंडिया को ही बेच जाते थे। तो जिस चीज़ को हम लोग कर सकते थे कि रॉ मटेरियल से हम लोग कुछ फिनिश गुड बना सके और एक्सपोर्ट कर सके, लेकिन ऐसा नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इंडिया को पूरा का पूरा एक्सपोर्टर बना दिया। किस चीज़ का, रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर फिनिश्ड प्रोडक्ट का। तो ये जो इंडिगो खेती होती है बच्चों, फार्मर्स तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो एक्सप्लॉयटेशन होता था उसका, उसको मजबूरन जो है खेती करना पड़ता था। इसके लिए क्या क्यों वो कैसे तैयार होते थे कि फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइसेस फॉर कैश क्रॉप्स, कि जो जमींदार है वो बताता था कि तुम्हें जो है इस कैश क्रॉप्स के लिए डबल मतलब मुनाफा मिलेगा, डबल प्रॉफिट होगा, है ना, इसके लिए ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो अब उस पहले से किसान कमा नहीं रहा है, तो जब डबल प्रॉफिट दिखेगा तो जाहिर सी बात है वो इसके प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए जो हमारा किसान है वो कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स यूज देम एज रॉ मटेरियल, ये अभी हम बताएं कि ब्रिटिशर्स क्यों चाहते थे कि इन कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो, क्योंकि वो एज अ रॉ मटेरियल उसको यूज करके फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करके इंडिया में अच्छे दामों पर बेच दें। इससे किसको फ़ायदा होगा, ब्रिटिशर्स को फ़ायदा होगा। इंडिया तो रॉ मटेरियल कम से कम रेट में बेचेगा ना, जब फिनिश प्रोडक्ट का देखो रेट ज़्यादा होता है। अब तुम लकड़ी जो है बेचोगे मान लो 10,000 रुपये की, लेकिन जब उसका फर्नीचर तैयार होके आएगा तो उसका जो रेट होगा 15,000 20,000। तो ये जो प्रॉफिट किसको मिल रहा था, वो ब्रिटिशर्स को मिल रहा था, इंडिया को नहीं मिल रहा था। इसलिए जो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाया हम लोग को, ये हम लोग के लिए प्रॉफिट का काम नहीं था। ये किसके लिए प्रॉफिट का काम किया, ब्रिटिशर्स के लिए किया। इसलिए जो है हमारा जो किसान मजबूरन ये कॉटन की खेती, इंडिगो की खेती करता था, जिसको वो सेल्फ कंजम्पशन ना कर सके
और उसको ये भी दिखाया जाता था कि तुम्हें डबल प्रॉफिट जो है इसमें मिलेगा। इसलिए जो है किसान जो है मजबूरन जो है इन कैश क्रॉप्स की खेती करता था और इसको एक्सपोर्ट करता था। जमींदार जो है वो हेल्प करता था एक्सपोर्ट करने में, और रॉ मटेरियल किसको दे देता था? ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स उसका फिनिश प्रोडक्ट बना के इंडिया में ही आकर सेल करते थे। डेट इज द सेकंड पॉइंट, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, की कैसे एग्रीकल्चर में कॉमर्शलाइजेशन लाया गया, कैसे एग्रीकल्चर को मतलब पैसे कमाने का जरिया बनाया गया, कॉमर्शलाइज कर दिया गया। थर्ड पॉइंट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों था? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो किसान जो है वो अवेयर नहीं था। अवेयर नहीं होगा तो उसको फर्टिलाइजर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं होगी। जैसे पहले किससे खेती करते थे? बैल का यूज करते थे, है ना। उसके बाद जो है हल का यूज किए, हल बैल ये सब यूज करते थे, उससे जो है काम बहुत धीरे धीरे होता था। आज जो है टेक्नोलॉजी है, हम लोग जानते हैं, तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो जल्दी उससे जो है क्या होता है, हमारा खेती का काम जल्दी जल्दी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, यानी सिंचाई की जो फैसिलिटी थी वो बहुत ही कम थी। जैसे अभी के समय में क्या है, कनाल सिस्टम है आपका, हैंडपम्प लगा दिया गया है, पानी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना, खेती में। लेकिन पहले जो है इरिगेशन फैसिलिटी जो नहीं थी, इसलिए बहुत प्रॉब्लम आती थी पानी के छिड़काव में, और इसीलिए हमारा जो प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है वो बहुत कम होता था। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, अब इंडिया के पास पैसा तो है नहीं, तो टेक्नोलॉजी कैसे खरीदेगा, है ना। पैसा चाहिए टेक्नोलॉजी के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की भी कमी हो गई। और जमींदार का काम था बस लगान वसूलो और ब्रिटिशर्स को भेजो, वो भी जो है फार्मर्स की हेल्प नहीं करता था। नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जब फर्टिलाइजर्स का जो है हमें मतलब उसका जो फर्टिलाइजर्स के बारे में हम लोग अवेयर ही नहीं हैं, तो यूज कहाँ से करेंगे। फर्टिलाइजर्स यूज करते तो जाहिर सी बात है हमारा प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता और एक फार्मर जो है अच्छा खासा कमा सकता था। लेकिन क्योंकि फर्टिलाइजर्स के बारे में जमींदार ने कोई भी जानकारी नहीं दी है फार्मर्स को, इसलिए वो लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते थे, या जिन किसानों को उसका पता था वो बहुत कम यूज़ करते थे, क्योंकि उसके प्रॉफिट के बारे में नहीं जानते थे कि इससे हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल जो है बढ़ जाएगा, ये चीज़ नहीं जानते थे। इसलिए फर्टिलाइजर्स जो है बहुत कम से कम यूज किया जाता था, या तो यूज ही नहीं किया जाता था। फोर्थ पॉइंट इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब होता है बच्चों कि क्या होने वाला है या क्या होगा, ये आपको पता है क्या? नहीं, कुछ भी हो सकता है। मान लो जैसे आजकल देख रहे होगे आप लोग, क्लाइमेटिक कंडीशन इतना चेंज हो गया है कि जिस समय हम लोग फसल जो है काटने के समय होता है उस समय बारिश हो जाता है, तो आपके जो फसलें हैं वो खराब हो जाती हैं, है ना। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इसी कहते हैं कि जिस समय बारिश चाहिए उस समय बारिश नहीं होगा, और जिस समय बारिश नहीं चाहिए होगी उस समय बारिश होगा, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, व्हाट हैपेंस इट विल नेवर नो, कि क्या होने वाला है, क्या होगा, आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। और जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ तो आप देखोगे उसी समय हमारे इंडिया में पार्टीशन भी हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा जो जूट वाला एरिया था, जहाँ पे जूट जो है हम लोग सबसे ज़्यादा उगाते थे, वो एरिया जो है मूव कर गया पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। तो कई जो हम लोग का जो जूट से जो इनकम होता वो अब किसको होने लगा? पाकिस्तान को होने लगा। तो जो पार्टीशन का इम्पैक्ट पड़ा एग्रीकल्चर पे, वो भी एक हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी था। इंडिया के लिए क्या था, वो अच्छा नहीं था, क्योंकि जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो किसको ट्रांसफ़र हो गया? पाकिस्तान में चला गया। तो अब उसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है कौन देखेगा? पाकिस्तान देखेगा, उससे जो इनकम होगा पाकिस्तान को मिलेगा। तो पार्टीशन का जो है इंडिया पे बहुत असर हुआ था कि जो जूट का जो प्रोड्यूसिंग एरिया था वो सबसे ज़्यादा मूव हो गया था पाकिस्तान में। तो बच्चों ये था हमारा 4 पॉइंट जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है कि क्या क्या हुआ जब हमारा देश आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंस के समय। तो उसमें क्या क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में दिक्कतें थी, क्या परेशानियां थी, वो सब लोग हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जब इंडिया की गवर्नमेंट आएगी तो इसमें कुछ पॉलिसीज़ लाएगी और इसको इम्प्रूव करेगी।
तो ये था आपका एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर. So thanks for watching my full video and please subscribe our channel.